हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण की फिफ्थ क्लास अर्थात अध्याय 5 लोक वित्त। लोक वित्त को समझने से पहले हम सबसे पहले एक छोटा सा अंतर देखेंगे। अनुमानित आंकड़े और संशोधित आंकड़े में क्या होता है अनुमानित आंकड़े और क्या होते हैं संशोधित आंकड़े। तो सबसे पहले समझते हैं अनुमानित आंकड़े को। अनुमानित आंकड़े मतलब सरकार का फ्यूचर प्लान, अर्थात यह एक ऐसा रोड मैप होता है कि अगले साल कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, यह पता चलता है। अर्थात बजट बजट में हम यही देखते हैं। वहीं अगर मैं संशोधित आंकड़ों की बात करूं, अर्थात वास्तविक आंकड़ों को ही संशोधित आंकड़े कहते हैं। अर्थात जो वर्ष बीत गया वह वास्तविक में उस वर्ष में कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है, अर्थात जो हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखते हैं वह संशोधित आंकड़े होते हैं। अब चलते हैं हम लोक वित्त को देखते हैं। लोक वित्त अर्थात सरकारी वित्त को ही लोक वित्त कहते हैं। आगे देखते हैं कि सरकारी वित्त होता क्या है। एक्चुअली हम सरकारी वित्त में सरकारी खर्चे और सरकारी प्राप्तियों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की घाटों पर भी नजर डालते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि सरकारी प्राप्तियां होती क्या है और सरकारी खर्च होते क्या है। सरकारी प्राप्तियां अर्थात कुल प्राप्तियां इसे दो भागों में बांट करके देखते हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब ये राजस्व प्राप्ति क्या होती है? ऐसी प्राप्तियां जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को कम नहीं करना पड़ता है और ना ही सार्वजनिक देयताएं बढ़ती है। तो ये सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक देयता क्या होती है, पहले तो उसे समझते हैं। सार्वजनिक संपत्ति अर्थात सरकार को अपनी कोई संपत्ति यानी कि सपोज कोई बिल्डिंग जो सरकारी है उसे बेचना नहीं पड़ता, यानी कि अपनी इक्विटी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, सरकारी कंपनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। सार्वजनिक देयता क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है सरकार कहीं से उधार नहीं लेती है। मतलब कहने का इसका ये तात्पर्य है सरकार को फ्यूचर में किसी को ब्याज अगर देना पड़ता है तो वो देयता कहलाती है जिसे सरकार ब्याज देगी। तो नजर डालते हैं यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति को कम नहीं करना पड़ता है और ना ही सार्वजनिक देयताएं बढ़ती है। मतलब सरकार को कहीं भी ब्याज नहीं देना पड़ता है और ना ही कोई संपत्ति यानी कि सरकार को अपनी कोई कंपनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह दो प्रकार के होते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब ये प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर जो सरकार जो है डायरेक्ट उस व्यक्ति पर लगाते हैं, जैसे आयकर और निगम कर। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जो अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं, जैसे कि नमक दवाइयों पर सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाती है। वहीं गैर कर राजस्व क्या होते हैं? जैसे कि फीस, फाइन, इंटरेस्ट या डिविडेंड्स। अब ये फीस क्या है? सपोज सरकार ने कोई सेवा दे रही है, उस सेवा के लिए कोई फीस निर्धारित की है, जैसे कि टोल प्लाजा, वहां से गुजरने पर यदि आपको 10 रुपए देना पड़ता है तो ये सरकार फीस के रूप में इसे लेती है। फाइन क्या होता है? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेलवे सेवा। यदि रेल में अगर आप ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करने से पहले यदि टिकट नहीं लिया है तो वहां पे टीटी आकर के आपको कुछ फाइन लगाएगा कि आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कहलाता है फाइन। और इंटरेस्ट, यदि सरकार ने किसी को लोन दिया है तो वहां पे जो ब्याज लेती है। और डिविडेंड्स मतलब सरकारी लाभ पर कोई हिस्सा लेता है तो वो डिविडेंड कहलाती है। आइए अब पूंजीगत प्राप्तियों को देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां मतलब सरकारी सार्वजनिक संपत्ति कम करनी पड़ती है और सार्वजनिक देयता बढ़ते हैं, उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। अब आपको सार्वजनिक संपत्ति और देयता तो समझ में आ गया है, फिर भी मैं बता दूं, सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की अपनी संपत्ति और सार्वजनिक देयता मतलब जैसे कि एक छोटा और एग्जाम्पल दे दूं, यदि मैंने बैंक से लोन लिया है और बैंक को मुझे ब्याज देना पड़ता है तो मेरे लिए देयता कौन है? बैंक। अब चलते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। सरकारी उपक्रमों की इक्विटी बेचना पड़ता है, मतलब विनिवेश करना पड़ता है, यानी कि
सार्वजनिक संपत्ति कम हो रही है। ऋणों की वसूली बाजार से उधार, यदि बाजार से उधार ले रही है तो सार्वजनिक देयताएं भी बढ़ेगी। यह बाजार से उधार आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। आंतरिक कहने का मतलब सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है, बाह्य मतलब सरकार वर्ल्ड बैंक से भी उधार ले सकती है। तो इस प्रकार सार्वजनिक देयताएं बढ़ते हुए नजर आ रही है। यदि आज लोन लिया है तो कल उन्हें ब्याज तो देना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं सरकारी या कुल खर्च। यह दो प्रकार के होते हैं, राजस्व खर्च या फिर पूंजीगत खर्च। अब राजस्व खर्च क्या होता है, इस पर एक नजर डालें तो यहाँ पता चलता है सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता और ना ही देयताएं कम होती है। अच्छा, मतलब यहाँ पे राजस्व खर्च हम कर तो रहे हैं लेकिन हम किसी कंपनी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार यहाँ पैसे तो लगाती है लेकिन किसी कंपनी पे नहीं लगाती है, मतलब किसी सरकारी कंपनी का निर्माण नहीं होता है और ना ही सरकार किसी के ऋण को वापस कर रही है, इसलिए देयताएं भी कम नहीं हो रही है। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने लोन लिया है किसी बैंक से, अब मैं यहाँ पे सरकारी खर्च तो कर रही हूँ लेकिन मैं उस बैंक को ऋण नहीं दे रही हूँ, मतलब मेरी देयताएं अब भी वही की वही बनी है, मुझे उस बैंक को अब भी वही लोन देना पड़ेगा। तो चलो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ब्याज भुगतान, यहाँ पे सरकार केवल ब्याज भुगतान कर रही है, ऋणों को देती तो देयताएं कम होती, ब्याज भुगतान करने से देयता तो वही की वही बनी रहेगी। वेतन एवं पेंशन दे रही है, तो वेतन और पेंशन देने से क्या सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है? नहीं। सब्सिडी दे रही है तो कहीं अनुदान दे रही है। आइए अब चलते हैं पूंजीगत खर्च को देखते हैं। पूंजीगत खर्च मतलब सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है और देयताएं कम होती है, तब उसे पूंजीगत खर्च कहते हैं। चलो इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होना, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। भारतमाला परियोजना, यह परियोजना सरकार द्वारा लाया गया था। इस परियोजना को लाने के लिए सरकार ने यहाँ पे पूंजीगत खर्च किए थे और आज सरकार इससे क्या कर रही है, सरकार उस समय पूंजीगत खर्च दी और अब सरकार यह सेवा दे रही है, तो यह एक सरकारी संपत्ति का निर्माण हुआ, इसीलिए यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हुआ। आइए अब देखते हैं ऋणों का पुनर्भुगतान। यदि सरकार ने ऋण वापस कर दिए तो उसकी देयता तो कम होगी। यदि मैंने बैंक से लोन लिया था और अब मैंने बैंक को वह लोन मैंने उसे रिटर्न कर दिया, मतलब मुझे ब्याज देने की अब आवश्यकता नहीं है, मतलब मेरी देयता कम हो गई है, मुझे उसे देने की जरूरत नहीं है। सरकार, राज्य सरकार, विदेशी सरकार या सरकारी उपक्रमों को ऋण देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋण दे रही है, ऋण ले नहीं रही है। अगर ऋण दे रही है तो देयताओं पर तो इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब सरकार की देयता तो कम होगी। कहने का मतलब सरकार की देयता कम होगी। मेरे ख्याल से यह सभी को समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात और देखते हैं। इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व आधिक्य कितना देखने को मिला है? 1059.99 करोड़ रुपए देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले राजस्व आधिक्य क्या होते हैं? राजस्व आधिक्य राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर होता है। लेकिन इससे पहले ये तो हमने देख लिया, इससे पहले हम कुछ सरकारी खर्च और सरकारी प्राप्ति इन दोनों को देखते हैं। ध्यान रहे, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको बताना होगा निम्न में से सरकारी प्राप्तियां कौन से हैं, या फिर सरकारी खर्च कौन से हैं, या फिर आपको बताना होगा पूंजीगत प्राप्ति कौन सी है या पूंजीगत खर्च कौन से है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि आंकड़े पूछे जाए, हो सकता है आपको केवल उदाहरण पूछे जाए। चलिए अब देखते हैं, आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो सरकारी प्राप्तियां, यदि हम सरकारी प्राप्तियों की बात करें
तो सरकारी प्राप्ति 1,47,500 करोड़ रुपए देखने को मिला है। लेकिन वही सरकारी प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत देखें तो राजस्व प्राप्ति 1,25,900 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो कि पिछले वर्ष में 13.07% की वृद्धि के साथ है। वहीं अगर पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 21,600 करोड़ रुपए देखने को मिला है। अभी मैंने आपको समझाया कि राजस्व प्राप्ति दो प्रकार से होती है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। यहाँ पे कर राजस्व बात करें तो 93,700 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो कि 74.42% हिस्से के साथ है। अर्थात यह कुल प्राप्ति में, अगर कुल प्राप्ति या फिर कुल राजस्व में हिस्सा, यानी कि राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सा बोलेंगे तो कितना है, 74.42% है। और पिछले वर्ष के कर राजस्व में अगर वृद्धि बात करें तो 16.61% की रही है। वही गैर कर राजस्व बोले तो यह था 32,200 करोड़ रुपए थी, 32,200 करोड़ रुपए रही है। और अगर वृद्धि बात करें पिछले गैर कर राजस्व की तुलना में तो 3.87% की रही है। वहीं आपको पता है कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व में राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सा रहती है। तो चलो हम देखते हैं सर्वाधिक योगदान किसका रहा। एक तरफ राज्य कर को देखते हैं और एक तरफ केंद्रीय कर को देखते हैं। तो कर राजस्व में हमको राज्य कर की हिस्सा 49,700 करोड़ रुपए देखने को मिलती है, जो कि 53.04% हिस्से के साथ है। वहीं वृद्धि बात करें पिछले वर्ष की तुलना में 22.41% रही है। यदि हम केंद्रीय कर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 44,000 करोड़ रुपए देखने को मिलता है, जो कि 46.96% की हिस्से के साथ है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो 10.69% रही है। इससे मुझे क्या समझ में आता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य कर की हिस्सा 49 है और केंद्रीय कर का हिस्सा 44 है। अर्थात राज्य कर की स्वयं की हिस्सा जो है कर राजस्व में वो अधिक है केंद्रीय कर की तुलना में। आइए अब एक नजर डालते हैं गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, राज्य कर का या केंद्रीय कर का। तो राज्य कर की यदि हम बात करते हैं हिस्सा प्रतिशत में तो 58.07% की हिस्सेदारी रही है। वहीं केंद्रीय कर की अगर हिस्सेदारी बात करें तो 41.93% रही है। यदि रुपए में बात करें तो 13,500 करोड़ रुपए रही है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय गैर कर राजस्व राज्य गैर कर राजस्व से कम है। अर्थात राज्य गैर कर राजस्व जो है वो सर्वाधिक रही है गैर कर राजस्व में। अगर पिछले वर्ष की तुलना में राज्य गैर कर राजस्व की वृद्धि दर देखें तो 1.63% रही है। वहीं केंद्रीय गैर कर राजस्व की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखें तो 7.14% रही है। अब एक नजर डालते हैं सरकारी खर्च पर या कुल खर्च पर। तो ये आपको देखने को मिला है 1,47,445.63 करोड़ रुपए देखने को मिली है। यदि हम इसे राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च में देखें तो राजस्व खर्च 1,24,840.01 करोड़ रुपए देखने को मिला है। वहीं अगर हम पूंजीगत खर्च की बात करें तो 22,300.02 करोड़ रुपए देखने को मिला है। इस प्रकार हमने सरकारी प्राप्ति और सरकारी खर्च को देखा। आइए अब बात करते हैं राजस्व खर्च 2024-25 कहां कितना रहा। यहाँ हम देखते हैं मजदूरी में सरकार ने 1,431.2 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं अगर हम पेंशन की बात करें तो 7,135.33 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं ब्याज भुगतान की बात करें तो सरकार ने 7,931.01 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो 34,955.74 करोड़ रुपए खर्च किए। और अन्य खर्च की बात करें तो वह 73,000 करोड़ रुपए था। अब एक नजर अगर हम डालें
तो आपको ये आंकड़े याद नहीं रखने हैं। यदि क्वेश्चन आएगा तो यह पूछा जाएगा कि सरकार ने 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा खर्च कहाँ किए, या फिर इसका क्रम अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा। तो याद रहे, वेतन और भत्ते में सबसे ज्यादा खर्च किए, उसके बाद ब्याज भुगतान में, उसके बाद पेंशन में और उसके बाद सबसे कम मजदूरी में खर्च किए गए, या फिर मजदूरी में सबसे कम, उसके बाद पेंशन में, उसके बाद ब्याज भुगतान में और सबसे अधिक वेतन और भत्ते में खर्च किए गए। इस प्रकार मेरा अध्याय 5 भी समाप्त होता है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।